सारनाथ को ऋषि पतन कहते हैं, यानी कि ऋषि वहाँ पे रहते थे, चिंतन मनन करते थे। यह ख्याति काशी की पूरे देश में विख्यात थी। इसीलिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब बोधगया में, जो यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ये सोचते हैं कि इस ज्ञान को हम किसे बताएं। बहुत स्वाभाविक है कि हमें जब कोई जानकारी होती है तो वो सही है या गलत है, हम उस विधा के जो जानकार हैं उन्हीं के बीच लेके जाके रखते हैं। तो 250 किलोमीटर दूर चल के गौतम बुद्ध बनारस में आते हैं और सारनाथ में जो ऋषि पतन है वहाँ वो अपनी बात कहते हैं। इसके भी पहले चलिए थोड़ा, जैन धर्म के 4 तीर्थंकर इसी वाराणसी में पैदा हुए। 8वें तीर्थंकर, 11वें तीर्थंकर, 22वें और 23वें तीर्थंकर। इसके बाद 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी यहाँ आते हैं और ये कहा जाता है कि उनके भी ज्ञान की पुष्टि एक तरह से वाराणसी में ही होती है। उसके बाद आपके जहन में जितने भी भारत के संत, स्वामी विवेकानंद जी, इवन गुरु नानक देव, कबीरदास जी, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, या देश के अन्य भी भाग में जितने भी साधक चिंतक हुए, वो अपने जीवन में कभी न कभी काशी जरूर। काशी शहर की जब भी बात होती है, हम बात करते हैं उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में। हम बात करते हैं कि कैसे काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। पर ये सारी बातें तो हुई उसकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। पर क्या आपको असल में मालूम है कि काशी शहर कैसे बसा, कब बसा, कैसे शहर ने एक अपना बहुत बड़ा रूप धारण किया, कैसे एक नदी अपनी भूमिका निभाती है किसी शहर को बसाने में, और आखिर क्यों ये सारे संयोग जो हुए थे वो काशी में हुए, कहीं और क्यों नहीं। तो आज हम इन सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको काशी शहर की एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाएंगे जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। और इन सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे प्रोफेसर सुभाष यादव जी, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमें काशी शहर की खोई हुई कहानियाँ सुनाएंगे। चलिए कुछ ज्ञान की बातें करते हैं इनके साथ। बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी शहर स्थान की स्थापना को लेके बहुत सारे विचार होते हैं। तो इसमें काशी की प्राचीनता और इसकी अवधारणा को लेकर के 2 विचार तो बहुत स्पष्ट हैं कि एक तो पौराणिक आख्यान है कि इसे भगवान ने बसाया, राजाओं ने बसाया, और दूसरा इसके पुरातात्विक अवशेष जो हमें पुरातात्विक अनुसंधानों में मिलते हैं उससे इसकी प्राचीनता प्रकट होती है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे। तो कम से कम जो अभी तक वाराणसी के क्षेत्र में पुरातात्विक अनुसंधान हुए हैं उनके आधार पे ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कम से कम 4000 वर्ष पूर्व काशी की स्थापना होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि 2000 BC में काशी शहर की स्थापना हुई होगी। यह 4000 पूर्व के जो अवशेष हैं यह भौतिक अवशेष हैं। बहुत स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति किसी जगह पे आके बसेगा तो बहुत दिनों तक वो कुछ ऐसे भौतिक संसाधनों के बिना भी रहेगा, जैसे घास फूस की झोपड़ी बना के रह रहा है, जानवरों का शिकार कर के अपना जीवन यापन कर रहा है, या कंदमूल के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका कोई भौतिक अवशेष हमको नहीं मिलेगा लंबे समय तक। तो अगर भौतिक अवशेष हमको 4000 साल पहले ले जाते हैं तो हम कुछ और 1000-2000 साल पहले ले जा सकते हैं कि काशी की स्थापना कम से कम 5000-6000 साल वर्ष पूर्व तो ज़रूर हुई होगी। और स्थापना से तात्पर्य मेरा ये है कि पहली बार इस क्षेत्र में जो लोग आके बसे होंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या कहता है, इस बसावट का असली टाइम क्या रहा होगा? तो वैसे एक अनुमान है कि कम से कम 5000 से 6000 वर्ष पूर्व काशी में पहली बार बसावट हुई होगी, मनुष्य आके बसा होगा। तो आपके पास इस संदर्भ में कोई पुरातात्विक साक्ष्य भी होंगे? वाराणसी गंगा के बाएं तट पे है और गंगा के दाएं तट पर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही विंध्य पर्वतमाला स्थित है। और विंध्य पर्वतमाला की उपत्यका में बहने वाली बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ हैं। जैसे एक नदी है वेलन। वेलन नदी में हमें मानवीय अधिवास के लगभग 1.5 लाख साल पुराने अवशेष मिले हैं और कम से कम 1.5 लाख साल से लेकर के अब तक वहाँ पर मानवीय बस्ती निरंतर सांस्कृतिक रूप से विद्यमान है। तो अगर यह मैदान गंगा का रहने लायक बना होगा तो निश्चित तौर पे उधर के लोग इधर
आए होंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन हम लोगों ने हमेशा सुना है कि काशी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है। देखिए, दो तरह की बातें कही जाती है। एक बात बड़े झटके से लोग कह देते हैं कि दुनिया का प्राचीनतम शहर है, तो ऐसा नहीं है। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक, तो निश्चित तौर पे दुनिया में 1 दर्जन से अधिक ऐसे शहर हैं जो काशी या इसके बराबर प्राचीन हैं, कुछ इससे ज़्यादा भी प्राचीन है। और हम आज जब किसी को शहर कहते हैं तो आज के शहर का पैरामीटर अलग होता है, बस्ती का पैरामीटर अलग होता है। कोई भी शहर एक दिन में शहर नहीं बनता है। तो काशी के भी बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें पहले काशी ग्राम, फिर काशी महाजनपद, फिर काशी राज्य, और फिर उस काशी राज्य या महाजनपद की राजधानी वाराणसी, जो आज वाराणसी शहर के रूप में विख्यात है। गंगा नदी का काशी शहर बसने में कितना बड़ा या फिर कहें कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है? गंगा आज जो प्रवाहित हो रही हैं, विशेष रूप से हम लोग प्रयागराज से अगर वाराणसी तक की बात करें तो प्रयागराज से वाराणसी की तरफ बहते हुए गंगा जी का जो दाहिना तट है वो विंध्य पर्वतमाला का है, और गंगा का जो बायां तट है, यानी गंगा का पूरा मैदान, गंगा यमुना का पूरा मैदान जो शाकुंभरी यानी सहारनपुर से शुरू करके और नीचे बिहार तक आप चले जाएं, ये गंगा का जो पूरा मैदान है ये हिमालय से लाई हुई मिट्टियों से बना हुआ है, और हिमालय से मिट्टी क्रमशः बहुत लंबे समय से आती रही है। इसका कारण ये है कि उत्तर में फिर ये जो हमारा ग्रेडियंट है, ऊंचाई है, ये उत्तर में ज़्यादा है और दक्षिण में कम होती जा रही है। इसी तरह से पूरब में कम है और पश्चिम में ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम में अरावली है। गंगा का मैदान बिल्कुल एक शेप में है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल और पश्चिम में अरावली। तो इस तरह से जो गंगा यमुना के मैदान का झुकाव है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर में ऊंचा है, दक्षिण की तरफ नीचा है, और पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की तरफ नीचा है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली सारी नदियाँ जो गंगा यमुना के मैदान में निकलती हैं, ये पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब इसको इस तरह से समझें कि आज से 50,000 साल पूर्व वो एक बड़ी नदी के रूप में इस मैदान में इंटर करती हैं, और आज से 10,000 पूर्व तक, यानी 40,000 साल का जो ड्यूरेशन था, उसमें वो एक किसी सेट रास्ते पे नहीं बह रही थी, कभी इधर से कभी उधर से, और जब फ्लो ज़्यादा होता था तो उनके रास्ते बनते बिगड़ते रहते थे। इसका नतीजा हुआ कि गंगा के मैदान में बहुत सारी जो नदियां हैं वो आदि गंगा के नाम से जानी जाती हैं। जैसे गोमती है, उसको भी आदि गंगा कहते हैं, वरुणा है, उसको भी आदि गंगा कहते हैं। यानी यह एक अनुमान किया जा सकता है कि कभी गंगा का प्रवाह पथ वो रहा होगा। फिर वैज्ञानिकों का जो स्टडी है, उस स्टडी के आधार पर उनका मानना है कि कुछ ऐसे भूगर्भीय हलचल हुई जिससे आज से 10,000 साल पूर्व कुछ ऐसे कारण बने कि धरती में वो गंगा बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई। एक जो आज गंगा का प्रवाह पथ है वो लगभग 10,000 साल पहले फिक्स हो गया। थोड़ा प्लीज़ इसे डिटेल में समझाइए प्लीज़। तो बहुत स्वाभाविक है कि पिछले 40,000 सालों में जो गंगा का प्रवाह पथ निश्चित नहीं था, तो ये ज़मीन में जहाँ भी लोग रहते रहे होंगे, हो सकता है वो बह जाते रहे हों, या उनके बसने लायक जगह न हो तो वो वहाँ बसे ही ना। आदमी बसेगा वहीं जहाँ वो सुरक्षित महसूस करेगा। तो बसने लायक ज़मीन नहीं रही होगी, लगातार पानी है, बाढ़ का ख़तरा है, तो आदमी तो वहाँ जाएगा नहीं। तो इन 40,000 सालों के बाद जब 10,000 साल पूर्व गंगा इस्टेब्लिश हो जाती हैं, तब ये जो उनके किनारे के अगल बगल की धरती है वो धीरे धीरे वनस्पति, वन, पेड़ पौधों से आच्छादित होगी। फिर उसमें फसल भी होगी, हमारे फल फूल भी होंगे, फिर धीरे धीरे जानवर भी होंगे। तो बहुत स्वाभाविक है कि आदमी इधर आएगा, और एक संभावना ये है कि फिर वो बसे होंगे, यहाँ आए होंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में जो काशी का क्षेत्र है, स्पेशली आज जो वाराणसी शहर है गंगा के किनारे, इसकी बड़ी अद्भुत एक लीला है, या ये उसको कहें कि एक बड़ा अद्भुत संयोग है। और क्या है वो संयोग? कि गंगा जी गोमुख से निकलने के बाद और गंगा सागर में विलीन होने तक कुल लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है, और इस पूरे प्रवाह पथ में वाराणसी को छोड़ करके कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां वो एक शहर में क्रिसेंट
फॉर्म में लगभग 7 से 8 किलोमीटर तक निरंतर एक तट से बहती है। वो हमेशा कहीं कभी इधर से बहती है, कभी उधर से बहती है, कभी इधर से बहती है, कभी उधर से, क्योंकि ये किसी भी नदी का एक स्वभाव होता है, वो एक तरफ काटती है और दूसरी तरफ पाटती है। लेकिन बनारस में जो भी टेक्टोनिक मूवमेंट से यह बात हुई, वो 8 किलोमीटर का बड़ा क्रिसेंट प्रवाह पथ बन गया और इसमें 2 नदियों ने बड़ी अच्छी भूमिका अदा की। एक तरफ अस्सी और दक्षिण में, और उत्तर तरफ वरुणा। गंगा में अस्सी दक्षिण में मिल रही है, जहाँ अस्सी मिलती है वहीं गंगा उत्तरी तट पे आ जाती है रामनगर के उससे टकरा के, और फिर गंगा धीरे धीरे किनारे बहते हुए फिर राजघाट जहाँ वरुणा मिलती है, वरुणा के बाद फिर गंगा बायां तट छोड़ देती है, फिर दाहिने तट की तरफ चली जाती है। तो ये एक किनारे जो 8 किलोमीटर के एरिया में निरंतर एक स्लो फ्लो में बहती है, इसने बहुत बड़ी नेमत बख्शी इस शहर को बसने। एक शहर को बसने में नदी की क्या भूमिका होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ काशी और गंगा की ही बात करें, एक तो गंगा लगातार किनारे हैं तो पानी की उपलब्धता, दूसरे स्लो फ्लो में है तो बहने का भी बहुत खतरा नहीं है। फिर ये तो ये गंगा का अद्भुत देन हुई गंगा की। अब जिस जगह पे वाराणसी है, यह आप देखें तो जो गंगा का दाहिना तट है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का है। यह पर्वत श्रृंखला अपने मिनरल्स के लिए मशहूर है। इसमें गंगा के दाहिने तट पे बनारस से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम हम लोगों को 3-4 ऐसे पुरास्थल मिले हैं जहाँ पर दुनिया में सबसे प्राचीनतम लौह उत्पाद के प्रमाण मिले हैं। वो भी लगभग 4,500 साल, 4,000 साल पुराने हैं, कम से कम 1700-1800 वीसी के, तो मतलब आज से लगभग 3800-3700 साल प्राचीन। तो यानी लोहे का उत्पाद यहाँ हो रहा है। जंगली जो वन उपज है वो यहाँ हो रही है। सम्राट अशोक ने जितने भी अपने स्तंभ बनवाए, सारनाथ की जो मूर्तियाँ हैं, वाराणसी के जो सारे भवन आप पत्थर के देखेंगे वो सब चुनार के बलुआ पत्थरों से बने हैं, तो वो भी खदान वहाँ पे मौजूद है। यानी कि मिनरल्स आपके दाहिने बहुत 100 किलोमीटर की परिधि में विद्यमान है। और गंगा का जो उत्तरी तट है, जो हिमालय की लाई हुई मिट्टियों से बना है, वह सस्य श्यामला भूमि है। दुनिया के सबसे उर्वर भूमि में से एक यह भाग है हमारा, जहाँ पे की फसल है भरपूर, छेड़ दीजिए काम भर के लिए मिल जाएगा आपको, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, तो मनुष्य के जीवन की आवश्यकता की सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में यहाँ पे। दूसरा, फिर आप पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कहीं भी चलें तो यह एक ऐसी स्थिति है कि ये बीच में पड़ती है। तीसरा, गंगा अगर इस्टेब्लिश हो गई एक प्रवाह पथ में, तो यात्रा का सबसे सुगम मार्ग प्राचीन काल में जल मार्ग था, तो गंगा के रास्ते से ही वो सारा व्यापार होगा। ये जो सारे सुखद संयोग बने कि एक तो इसकी अब भौगोलिक अवस्थिति, दाहिने मिनरल्स भरा पड़ा है, बाएं फसल और ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वस्तु विनिमय, व्यापार, आवागमन, इन सब के लिए बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही उपयुक्त प्लेस बनारस था। दूसरे 8 किलोमीटर का किनारा आपके पास है जहाँ निरंतर गंगा बह रही है, तो किसी भी महीने में आपकी नाव किनारे पे बिल्कुल लगेगी, वहाँ से अपना माल आप अनलोड अपलोड करते रहिए। तो ये जो एक प्राकृतिक नेमत इस शहर को माँ गंगा के थ्रू, प्रकृति के थ्रू मिली, मुझे लगता है कि इन सभी संयोगों का एक मणिकांचन संयोग ही कहेंगे कि काशी निरंतर फिर विकास के पथ पे आगे बढ़ती गई। तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि आपको बताएं, राजघाट जो यहाँ का राजधानी क्षेत्र माना जाता है वाराणसी नगर का प्राचीन, उसके पुरातात्विक उत्खनन से हम लोगों को 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के स्तर से लपिस लाजुली का मनका मिला। लपिस लाजुली एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, और उसकी जब स्टडी हुई तो पता चला कि वो बदख्शां का है। बदख्शां आजकल अफगानिस्तान में पड़ने वाला एक जगह है। दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो लपिस लाजुली होता है वो बदख्शां में मिलता है। फिर इसी तरह से 3rd सेंचुरी BC के लेयर से एक घोंघा मिला है, जो घोंघा पांडिचेरी का है।
तो मतलब आप उत्तर से लेके दक्षिण तक काशी आज से 2500 साल पहले, 2000 साल पहले इतना वेल कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि ये सारे सुखद संयोग रहे हैं जो बनारस को बसने के लिए, इसके विकास के लिए सहयोगी कारक के रूप में रहे हैं। सो वाराणसी इस रूप में उभर के सामने है। ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि काशी के घाटों को बहुत सुरक्षित माना गया होगा वहाँ बसने के लिए? देखिए, जो आज वर्तमान वाराणसी आप देख रहे हैं वो खासतौर से जिसको पुराना बनारस कहते हैं, वो जब आप चलेंगे वरुणा से लेके 80 तक, तो यह एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ पोर्शन लगभग 8 किलोमीटर का गंगा जी के किनारे और लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर इसकी एवरेज चौड़ाई है। बाकी तो मिट्टी जो नदियों की लाई होती है वही होती है। तो एक टेक्टोनिक मोमेंट जो बात हम लोग कर रहे थे कि वैज्ञानिकों का ये कहना है, मेरा नहीं, कि 10,000 साल पहले एक ऐसा कुछ टेक्टोनिक मोमेंट हुआ जिसमें धरती का एक ही पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उठ गया। और जब वो ऊंचा उठ गया तो फिर वो बहुत लंबे समय तक कुछ तमाम भौगोलिक कंडीशन में वैसे ही रहा। फिर धीरे धीरे जब लोगों ने ये विजिट किया, ये देखा, ये ऑब्जर्व किया कि अब इससे यहाँ पे बसने से बाढ़ या इसका कोई खतरा नहीं है, तब उस पर बसना शुरू किया। काशी शहर के पक्के स्ट्रक्चर्स या फिर कहें कि उसके सिविलाइजेशंस के पहले इंप्रेशंस कब के मिले हैं? शुरू में तो लकड़ी और घास फूस इन्हीं सबों से मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता रहा। लेकिन जब इन घरों को वो पक्का करने लगा, धीरे धीरे पक्के उसमें चीज़ें डालने लगा, जैसे पक्की ईंटों की, तो कम से कम यहाँ भी 3rd सेंचुरी BC से तो ईंटों के आवास, ईंटों की चीज़ बनाने के अवशेष मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा अवशेष तो आपके सारनाथ में विद्यमान है। कम से कम सम्राट अशोक का तो लिखित समय है, वहाँ पे उसका अभिलेख है। तो वहाँ पत्थर के तमाम उनके स्तंभ हैं। लायन कैपिटल जो अपना आज का राष्ट्रीय चिन्ह है वो भी है। फिर अशोक द्वारा बनवाए हुए स्तूप हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है। तो कम से कम हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ये जो पक्के ईंटों से बनने वाले अवशेष हैं, मकान हैं, भवन हैं, दुकान हैं, इनके अवशेष प्रारंभ मान सकते। 3000 ईसा पूर्व, यानी अगर आज से ऑलमोस्ट 5000 साल पहले अगर काशी नगरी की स्थापना हुई है, तो इस लंबे अंतराल में कौन सा घाट सबसे पुराना माना जाता है? देखिए, घाट का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। पौराणिक रूप से अगर हम लोग देखें तो जो पुराणों में बातें आती है वहाँ घाट की बात नहीं होती, वहाँ तीर्थ की बात। तो सबसे पहले बनारस के पंच तीर्थों की बात। बनारस के पंच तीर्थ जैसे आदिकेशव तीर्थ, पंचगंगा तीर्थ, वो गोदौलिया पे जो है गोदावरी तीर्थ, फिर हमारा लोलार्क तीर्थ जो आज 80 वाला पोर्शन, ये तीर्थ की बात होती है। तीर्थ की बात इसलिए होती है कि तीर्थ का मतलब होता है कि किसी भी जल स्रोत के पास वह स्थल जहाँ पर आप अपने ज़रूरत के सारे कार्य निपटा सकें। बहुत स्वाभाविक है कि किसी जल तीर्थ का वो स्थल जहाँ आप आसानी से पहुँचेंगे, तभी तो आप वहाँ नहाएंगे, धोएंगे, आचमन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो यानी किसी भी तीर्थ का, चाहे वो नदी हो या तालाब हो, कुछ भी ऐसी जगह जहाँ पे कि जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उसका आप उपभोग कर रहे हो लंबे समय से, वह धीरे धीरे तीर्थ के रूप में विकसित होता है। तो बनारस में जो घाट है, इन घाटों में सबसे पहले पंच तीर्थों का उल्लेख आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी के घाट को अगर आप आज हम लोग देखते हैं ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप में बना है। वो तो हमने जब काट के पक्की सीढ़ियाँ बनाई तब बना, पहले तो ये बिल्कुल सीधा खड़ा करार रहा होगा। तो बहुत स्वाभाविक है कि जब ये वर्टिकल क्लिफ होगी, तो इस वर्टिकल क्लिफ के ऊपर जो व्यक्ति बसेगा उसे पानी लेने के लिए सीधे नीचे जाना पड़ेगा, तो वो नहीं जा सकता, ठीक है। और बहुत नीचे बसेगा तो बाढ़ में बहने का खतरा है। तो हमेशा पहली बस्ती, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में हम लोगों को उस अनुसंधान में भी ये बात मिली कि जो पहली बस्तियां बनी वो ऐसी जगह बनी जहाँ पे कि गंगा से बैक वाटर मिलता हो, यानी कि कोई दूसरी तरफ से आने वाला जल स्रोत जहाँ गंगा जी में मिलता हो। तो अब अगर ये खड़ा करार है, यहाँ से कोई एक जलधारा उधर से आ रही है, तो बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ कट होगा, इधर से भी स्लोप होगा और इधर से भी स्लोप होगा। तो उस स्लोप से क्या होगा, आदमी बड़े आराम से वहाँ पे आ जाएगा, पानी ले लेगा, रह लेगा ऊपर। तो इसी तरह से ये जो पांचों तीर्थ की बात होती है, इन पांचों तीर्थ पे 5 नदियाँ मिलती हैं गंगा जी में। आदिकेशव तीर्थ में वरुणा मिलती है, लोलार्क तीर्थ में 80 मिलती है,
पंचगंगा तीर्थ में तो पंचगंगा की बात होती है कि गंगा यमुना सरस्वती क्रीड़ा धूपतापा। गोदौलिया में गोदावरी मिलती है, मणिकर्णिका में मंदाकिनी मिलती है। तो यानी बहुत स्वाभाविक है कि जहाँ ये नदियाँ गंगा में आके मिलती रही होंगी, गंगा जी के साथ इनका संगम होता रहा होगा, वहाँ पानी तक पहुँचना सुलभ रहा होगा। तो वहाँ बनारस के ऊपर जो व्यक्ति बस रहा है वो वहाँ पे आता रहा होगा और वो पहले 5 तीर्थ के रूप में विकसित हुए। तो उनको आप तीर्थ और उसी के साथ आप घाट मान लीजिए। लेकिन फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, लोग एरिया ऑक्युपाई करते गए और सक्षम होते गए, उन्होंने काट के उतरने लायक, गंगा में उतरने लायक स्थान बनाना शुरू किया। और आज जिनको हम जब आज घाट कहते हैं तो हम सभी के दिमाग में ये पक्का सीढ़ियों वाले घाट आ जाते हैं। तो इसमें जो हम लोगों को अभी तक जानकारी मिलती है कि पहला पक्का घाट 1935 के आसपास 1734-35 के आसपास बना और इसे महाराष्ट्र के मराठों ने बनवाया, जो पेशवा थे उन्होंने बनवाया। इसमें बात आती है मणिकर्णिका की भी और गोदौलिया की भी, जो गोदावरी नदी के तट पे था, कि इन दोनों घाटों को उन्होंने सबसे पहले पक्का करवाया। फिर वहीं से ये घाटों के पक्का करने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई। ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार साल पुरानी नगरी में घाटों के पक्काकरण होने की प्रक्रिया आखिर इतनी लेट क्यों शुरू हुई? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1720 के आसपास आते आते जजिया कर, जो हिंदू धर्म के स्थानों को विकसित करने पर कर लगता था उस समय मुगल शासकों द्वारा, वो 1720 के आसपास ख़त्म हो जाता। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल शासन बहुत कमज़ोर हो गया और जजिया कर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो संभवतः जो इस देश के राजे महाराजा थे उनके अंदर जो अपनी दमित आस्था थी, जिसको प्रकट करना चाह रहे थे और सत्ता का सहयोग न मिलने से, भय से वो नहीं कर रहे थे, वो इच्छाएं धीरे धीरे मुझे लगता है आगे बढ़ी और वो फिर उचित अवसर आया और उस समय मराठे प्रबल हुए। बहुत स्वाभाविक है कि बनवाने के लिए मराठों को वहाँ से बनारस में आ करके घाट बनवाने के लिए न केवल राजनीतिक स्थिति का मजबूत होना, अपितु उनकी आर्थिक स्थिति का भी मजबूत होना चाहिए। तो मराठा साम्राज्य का अगर इतिहास देखेंगे तो फिर मराठा साम्राज्य धीरे धीरे प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है। वो भारत के अधिकांश भागों पे अपना राज्य स्थापित करता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। उस प्रक्रिया में, उस राजनीतिक कंडीशन में वो काशी की तरफ आते हैं और अपनी आस्था निवेदित करते हुए यहाँ के घाटों को पक्का करते हैं। तो 1734 से लेकर के आज तक यानी ऑलमोस्ट 300 सालों में घाटों के विस्तार में क्या क्या बदलाव आए थे? जब गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ तब तक बनारस के सिर्फ 25 पक्के घाट थे, बाकी सारे घाट कच्चे थे। तो उन 25 पक्के घाटों के अलावा जो घाट कच्चे थे उनको फिर उत्तर प्रदेश सरकार के इरिगेशन, सिंचाई विभाग है, पर्यटन विभाग है, फिर नगर निगम, धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी योजनाओं में लेते हुए उनको पक्का करने की प्रक्रिया शुरू की। और अब तो निरंतर घाट पक्के होते जा रहे हैं। अब तो घाटों की संख्या भी 100 से ज़्यादा हो गई है। कुछ घाट अभी नए बन रहे हैं, जैसे आपने देखा राजघाट से आदि केशव तक लगातार नमो घाट और बाकी घाट बन रहे हैं। इधर रविदास घाट बन गया, उधर सामने घाट बन गया, उधर सूलटंकेश्वर बन गया। ये घाटों की बनने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। काशी के हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से अगर आगे बढ़कर आज के संदर्भ में बात करें तो इसे एक रिलीजियस सिटी कहेंगे या फिर एक व्यावसायिक शहर? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें समानांतर चलती हैं। अगर काशी को हम समझें ठीक ढंग से तो इसकी आज की डेट में एक महत्ता धार्मिक स्थल के रूप में है, लेकिन निसंदेह काशी व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है और इसके घाट पे जो पैलेसियल बिल्डिंग्स हैं वो निश्चित तौर पे इसके व्यापारिक महत्व को इंगित करते हैं। क्योंकि गंगा के किनारे जितने घाट बने हैं, जितने आप भवन देखेंगे, उन भवनों की, जैसा आपने कहा कि 1700, हमने आपको बताया कि 1734-35 में बनना शुरू होता है, तो आप ये देखें तो इस पे 2-3 लोगों ने ये घाट बनवाए। एक तो महाराजाओं ने बनवाया जो अपनी आस्था के वशीभूत थे, दूसरी तरफ कुछ संतों ने बनवाया जिन्होंने ले लिया गंगा जी के प्रति या एक धार्मिक शहर में रहने की उनका मन था, तीसरे सबसे ज़्यादा व्यापारियों ने बनवाया। तो व्यापारी बनवाएगा तो बहुत स्वाभाविक है कि वो अपनी व्यापार की सुविधा को ध्यान में रख के बनाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक तो
नेविगेशन का यानी आवागमन का सबसे बढ़िया साधन नदी है। फिर आपके पास इधर उपज से लेकर के और मिनरल्स मौजूद हैं, तो आपका अगर कोई चीज़ जो पश्चिम से आ रहा है या दक्षिण से नदियों के थ्रू आ रहा है उसको पूरब जाना है या पूरब की चीज़ को पश्चिम जाना है तो वो यहाँ से जाएगा, तो वस्तु विनिमय तो होगा ही। तो उसके लिए सबसे बेहतर केंद्र तो वाराणसी ही होगा, इसलिए ये घाट बनेंगे। कुछ टाइम से हम घाटों पे देख रहे हैं कि उन खूबसूरत इमारतों पे लोग बेमतलब की कलाकारी दिखा रहे हैं। इससे उन बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं होता होगा क्या? देखिए, घाट पे जो इमारतें बनी हैं वो दो मीडियम पे बनी हैं। एक तो पत्थरों पे हैं जो चुनार का बलुआ पत्थर है, और दूसरी कुछ इमारतें ऐसी हैं जो ईंटों की बनी हैं। तो ईंटों के ऊपर तो प्लास्टर है, तो प्लास्टर के ऊपर आप किसी तरह का पेंट और वो सब आप करें तो उससे इमारत को कोई क्षति नहीं होने वाली है, बल्कि वो प्रोटेक्टिव होता है। बट ये हम लोगों ने बहुत सारा अभियान भी चलाया इस पे, अभी भी लगातार बात होती है, प्रशासन भी इसके लिए कटिबद्ध है, प्रयास करता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सफलता हम लोगों को पूरी तरह से नहीं मिल रही है। और उसका कारण है कि लोगों में भी थोड़ा और जागरूकता फैलाना होगा। ये बार बार सभी लोग कहते हैं कि पत्थरों पे, स्पेशली चुनार के बलुआ पत्थरों पे किसी तरह की पेंटिंग या लेप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि चुनार के जो बलुआ पत्थर होते हैं वो सेकेंडरी रॉक के बने होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है, उनमें पोरोसिटी होती है, तो वो नेचुरल कंडीशन में रहते हैं। तो जो मॉइस्चर उनमें आता है वो अगर बाहर से साफ़ रहे तो धूल धूप में वो मॉइस्चर फिर निकल भी जाता है, तो उनको बहुत नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर उनके ओपन पोर्शन को हमने पेंट कर दिया या उस पर किसी तरह का ऐसा लेप लगा दिया जो उनकी पोरोसिटी, जो उसमें सांस लेने वाले एक तरह से छिद्र हैं, वो अगर बंद हो गए तो फिर अंदर से मॉइस्चर आएगा लेकिन वो निकल नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि चूंकि उनका फॉर्मेशन लेयर दर लेयर हुआ है, तो वो जो लेयर के बीच का गैप होता है वो गैप उस मॉइस्चर से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और वो फिर वो कहीं तो चिप्पड़ छोड़ के निकलते हैं, कहीं पूरा पूरा निकल जाता है। तो ये एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, इसके प्रति अवेयर हैं प्रशासनिक तौर पे, जनता में भी बहुत लोग अवेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हमें लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है कि अज्ञानतावश जो लोग यह कार्य कर देते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी विशुद्ध रूप से ये कहना है कि पत्थर से बनी हुई इमारत पे किसी तरह की पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि जिस शहर की तरफ हम लोग चिंतन मनन के लिए जाते हैं वो शहर आखिर बसा कैसे होगा, आखिर उस शहर की कहानी क्या रही होगी। किसी भी शहर को बसाने में सदियां गुजर जाती हैं। इनफैक्ट हमारे अपने शहर जहाँ पे मैं और आप रहते हैं, हमें नहीं पता वो कैसे बसे होंगे। कभी गूगल पे सर्च करके कोशिश कीजिएगा देखने की, जानने की कि आखिर वो शहर कैसे बसे। तब तक के लिए बने रहिए काशी नगरी की नई कहानियां सुनने के लिए। जल्द मिलेंगे शिव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी की नई कहानियों के साथ। जय